वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य, लेखन व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणपुरा शाहपुरा जयपुर। आज आपके समक्ष बीकॉम पार्ट तृतीय के विषय एडवांस अकाउंटिंग के अंतर्गत एक अध्याय शाखा लेखे में शाखा का अर्थ, उद्देश्य एवं प्रकारों की चर्चा करूँगा। बंधु, प्रत्येक व्यापारी अपने लाभ में वृद्धि करने हेतु अपनी विक्रय में वृद्धि करने का हर संभव प्रयास करता है और इसके लिए उत्पादित वस्तु या सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है और शाखा से या शाखाओं की स्थापना इसी उद्देश्य की पूर्ति का एक माध्यम होता है, जिससे कि व्यक्ति या वह व्यापारी अपने माल एवं सेवाओं को ग्राहकों तक आसानी से सुलभ करवा सके, पहुंचा सके। अब ये शाखाएं बड़े बड़े शहरों में एक ही स्थान पर अनेक शाखाएं हो सकती हैं, या अनेक राज्यों में शाखाएं हो सकती हैं, या विदेशों में भी किसी व्यापारी या किसी सेवा आपूर्ति करने वाली संस्था की शाखाएं हो सकती हैं। और बैंकिंग व्यवसाय में बैंकिंग व्यवसाय की दृष्टि से आप इस शाखाओं के माध्यम से जो बैंकिंग व्यवसाय को किया जाता है, उसके एक बहुत बढ़िया उदाहरण जो है शाखाओं के संदर्भ में वह है। किसी भी कॉमर्शियलाइज बैंक, नेशनलाइज बैंक की अगर आप देखें तो जयपुर में ही 8 से 10 शाखाएं जो हैं उन नेशनलाइज बैंक की, चाहे PNB है, चाहे BOB है, या SBI है, या दूसरा कोई और बैंक है। और जयपुर शहर में ही 5, 7, 10 जगह शाखाएँ हैं। राज्य के सभी जिलों में, सभी तहसीलों पर उनकी लगभग शाखाएं हैं, और राज्यों के अलावा अंतर राज्यों में भी शाखाएं हैं, और इवन कुछ बैंकों के विदेशों में भी शाखाएं हैं। तो और शाखाएं चाहे देश के अंतर्गत हों चाहे विदेश के अंतर्गत हों, लेकिन प्रत्येक शाखा पर, हर एक शाखाओं पर नियंत्रण जो है वह प्रधान कार्यालय का रहता है, या शाखाओं पर प्रधान कार्यालय के माध्यम से ही नियंत्रण किया जाता है। और ये सभी शाखाओं पर उस संस्था या व्यापारी के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले माल या सेवाओं की पूर्ति उपलब्ध कराई जाती है। शाखाओं को जब हम बात करते हैं तो फिर एक टर्म आता है भाई एजेंसी। तो भाई शाखा और एजेंसी में क्या अंतर है? तो शाखा और एजेंसी में अंतरों के कुछ बिंदुओं की अपन चर्चा करेंगे। तो उसमें पहला है भाई एजेंट जो है, दोनों का एक कॉमन उद्देश्य तो यही है कि भाई दोनों ही दूर दूर तक माल की बिक्री बढ़ाने और के लिए प्रचार प्रसार करते हैं और माल की बिक्री बढ़ाने में योगदान करते हैं। तथापि इन दोनों में कुछ अंतर भी है। तो पहला अंतर है, एजेंट जो है स्वामी के माल की आपूर्ति तथा प्रचार में वृद्धि करता है कि भाई माल की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, एडवर्टीजमेंट जो है वो ज़्यादा हो, इस उद्देश्य से कार्य करता है। जबकि शाखा का उद्देश्य माल की बिक्री में वृद्धि करना होता है। नेक्स्ट है, एजेंट माल के नमूने के आधार पर आदेश बुक करता है और सीमित मात्रा में वह माल भी उपलब्ध करवा देता है, लेकिन बड़ी मात्रा में या डिफरेंट टाइप्स के जो वस्तुएं हो सकता है एजेंसी पर एट ए टाइम नहीं मिले। इसके विपरीत शाखा के पास माल का पर्याप्त स्टॉक रहता है और वह बिक्री में वृद्धि करती है, अपने पास से ही विक्रय करती है। एजेंसी की दशा में माल की सुपुर्दी जो है तथा विक्रय मूल्य की वसूली प्रधान कार्यालय के द्वारा की जाती है, जबकि शाखाओं की दशा में माल की बिक्री भी और धनराशि की वसूली दोनों ही कार्य शाखा स्वयं करती है। फिर बात आती है कि भाई शाखा की व्यय पूर्ति हेतु रकम जो है, एजेंसी की दशा में तो यह रकम प्रधान कार्यालय के द्वारा शाखा को रकम व्यय की पूर्ति को भेजी जाती है। और यदि उचित निर्देश हों तो कई बार शाखा उसके पास विक्रय की नगद राशि में से या देनदार जो वसूल हुई राशि है उसमें से भी उन खर्चों को चुका सकती है, जबकि व्यय के संबंध में इतना विस्तृत अधिकार जो है एजेंटों को या एजेंसियों को नहीं होता है। तो यह कुछ 3-4 बिंदु थे जिनके आधार पर हम शाखा और एजेंसी में अंतर जो है समझ सकते हैं। बात करते हैं शाखा और विभाग में अंतर। शाखा और विभाग में क्या अंतर है? जैसा कि हम जानते हैं, अभी पिछले
जो टॉपिक विभाग वाला है उसमें भी अपन ने चर्चा की थी कि विभाग प्राय एक ही छत के नीचे सभी विभाग स्थापित होते हैं। तो यानी एक ही छत के नीचे विभिन्न व्यापारिक क्रियाएं जब संचालित होती हैं तो उनको हम विभाग कह सकते हैं, कहते हैं। जबकि शाखाओं की मेन विशेषता यही है कि एक ही शहर में अनेक दूर दूर के स्थानों पर अलग अलग रूप से वो बिजनेस एक्टिविटीज स्टेब्लिश होती है। तो शाखाएं दूर दूर के स्थानों पर स्थापित होती हैं, कार्यरत रहती हैं। दूसरा है शाखा खोलने का उद्देश्य लाभों में वृद्धि करना तथा बाजार के विस्तार हेतु, या एक तरह से बाजार में हमारा मार्केट स्टेक बढ़े, मार्केट में हमारा संस्था का जो है मार्केट शेयर बढ़े, इस उद्देश्य से बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से खोली जाती है। जबकि विभागों को खोलने का उद्देश्य जो है कार्य का विभाजन होता है जिससे कि कार्य क्षमता में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट है फिर आपके कि भाई शाखाओं की स्थापना दूर दूर तक माल की मांग होने पर की जाती है, जबकि विभाग जो है वह तभी खोले जाते हैं जब वस्तुओं का उत्पादन या अनेक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। देन फिर हम बात करते हैं कि भाई सभी शाखाओं के खाते अलग अलग बनाए जाते हैं तथा पृथक पृथक लाभ हानि ज्ञात किया जाता है। जबकि हमने देखा बहुत रेयर परिस्थिति में विभिन्न विभागों के सेपरेट अकाउंट्स रखे जाते हैं, नहीं तो सामान्य जो प्रैक्टिस है, जैसा हमने देखा कि भाई सभी विभागों के विवरण अलग अलग देते हुए कॉलमनार फॉर्म में, स्तंभाकार फॉर्म में खाते एक साथ तैयार किए जाते हैं। तो यह कुछ अंतर अपन ने शाखा और विभागों के संदर्भ में मैंने आपके समक्ष चर्चा की थी। नेक्स्ट फिर एक टॉपिक आता है भाई शाखा को स्थापित करने का या शाखाएं स्थापित करने का उद्देश्य क्या होता है। तो कुछ उद्देश्य तो इन अभी जो हमने शाखा और विभाग और शाखा एजेंसी के माध्यम से अंतरों की चर्चा की थी उसके साथ ही अपने उन उद्देश्यों की भी चर्चा हो जाती है। तथापि फिर भी अपन जो है विस्तृत चर्चा अपन एक बार और वापस से कर लेते हैं। तो पहला है भाई सभी शाखाओं का पृथक पृथक लाभ ज्ञात करना। शाखा लेके रखने का, शाखा बनाने, शाखा खाते का उद्देश्य जो है वो एक उद्देश्य यह है कि प्रत्येक शाखा का अलग अलग लाभ हानि ज्ञात हो सके। दूसरा जो उद्देश्य है कि भाई शाखाओं से समय समय पर प्राप्त सूचना एवं क्रियाकलापों को ध्यान रखना। भाई शाखाओं से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो एक्टिविटीज़ उनके द्वारा की गई हैं, उसका जो इन्फॉर्मेशन एचओ को मिला है, तो प्रधान कार्यालय हेड ऑफिस जो है इन्हीं प्राप्त सूचना और क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए ही शाखाओं पर नियंत्रण स्थापित करता है। थर्ड वन है आपके कि यदि भाई शाखा का कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, शाखा लाभ कमा रही है या पर्याप्त लाभ कम कमा रही है या बिक्री उसकी पर्याप्त नहीं है, तो प्रधान कार्यालय ऐसी शाखाओं को उचित निर्देश प्रदान कर सकता है और शाखा की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है फिर आपके शाखाओं द्वारा भेजी जाने वाली सूचनाओं को ध्यान में रख कर के ही हेड ऑफिस प्रधान कार्यालय यह ज्ञात करता है कि शाखा के पास कितना रोकड़ एवं स्कंध शेष है। क्योंकि प्रधान कार्यालय के पास ये सूचना तो रहती है कि उसने कितनी रोकड़ भेजी है, कितना माल भेजा है, लेकिन अब जब तक शाखा के पास सामने से कोई सूचना नहीं आएगी तो प्रधान कार्यालय को ये पता नहीं लगेगा कि उस पर्टिकुलर तिथि के, एक निश्चित तिथि को शाखा के पास कितना रोकड़ शेष उपलब्ध है या कितना स्कंध उपलब्ध है। एंड नेक्स्ट है शाखाओं के खातों की सूचना अन्य शाखाओं को भी उपलब्ध करवाई जाती है ताकि पारस्परिक प्रतिस्पर्धा बनी रहे। कई बार बैंकिंग सेक्टर में या दूसरे सेक्टर में एट ए ग्लांस में कुछ मुख्य बिंदु, मुख्य क्षेत्रों के आंकड़े जो है शाखाओं के नाम वाइज जो है सारी शाखाओं के मध्य प्रस्तुत किए जाते हैं, सो दैट कि भाई हर व्यक्ति, हर शाखा अपनी बिक्री, अपना लाभ, अपने पर एम्प्लॉय बिजनेस, पर एम्प्लॉय प्रॉफिट, इस तरीके के हाईलाइट किए जाने वाले पॉइंट्स जो हैं उनको रखा जाता है और उनको देख करके इसका मेन उद्देश्य यही है कि दूसरी जो शाखाएं हैं, दूसरे जो हमारे क्रम हैं, शाखाएं हैं, वह भी अपने कार्य क्षमता में, अपने कार्य कुशलता में और इम्प्रूवमेंट कर सकें और उसका सुधार कर सकें। एंड लास्ट अपन कह सकते हैं कि शाखाओं के खाते बनाए जाने से व्यापार की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है कि व्यापार की वास्तविक स्थिति क्या है।
और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो दिया हुआ है कि यदि एक संस्था, यदि प्रधान कार्यालय, यदि कोई व्यापारिक फर्म कंपनी के रूप में स्थापित होती है तो फिर ऐसी स्थिति में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी को उसकी शाखाओं का भी पृथक पृथक जो है अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। अंकेक्षण तो कब होगा? जब शाखा ने पृथक पृथक लेके रखे हों। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई शाखा खाते बनाने के हमारे कुछ उद्देश्य हैं और ये उद्देश्यों की मैंने आपके समक्ष चर्चा की थी। और तीसरा टॉपिक जो हमने शुरुआत में कहा था कि अब हम बात करते हैं भाई शाखाओं के प्रकार। लेखांकन के दृष्टिकोण से लेखांकन को ध्यान में रखते हुए हम जो है दो प्रकार की शाखाओं को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला वर्गीकरण है आश्रित शाखाएं या ऐसी शाखाएं जो पूर्ण लेखे नहीं रखती हैं, और दूसरी जो शाखाएं हैं वो स्वतंत्र शाखाएं, इंडिपेंडेंट ब्रांच, या इनको हम कह सकते हैं ऐसी शाखाएं जो पूर्ण लेखे रखती हैं। तो मोटे रूप से शाखाएं दो प्रकार की, एक तो अपूर्ण लेखे वाली शाखाएं या आश्रित शाखाएं, और दूसरी बात आती है पूर्ण लेखे वाली शाखाएं जो पूर्ण लेखे रखती हैं, स्वतंत्र शाखाएं। अब आगे जब हम बात करेंगे लेखांकन के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो हम पहले बात करेंगे कि भाई आश्रित शाखाएं कौन सी होती हैं। देखिए, ये आश्रित शाखाएं जो हैं वे शाखाएं हैं जो सामान्यतः प्रधान कार्यालय के ऊपर आश्रित रहती हैं। क्यों आश्रित रहती हैं? कि इनकी कुछ एक्टिविटी या इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं आश्रित शाखाओं की। तो पहली बात तो यह है कि इन शाखाओं को सारा माल जो है प्रधान कार्यालय द्वारा भेजा जाता है। सामान्यतः कोई विशेष परिस्थिति में कोई बात हो तो अलग है। ये माल बाजार से क्रय नहीं करती हैं, ये प्रधान कार्यालय द्वारा भेजे गए माल में ही विक्रय करती हैं, उसी को बेचती हैं। दूसरी बात है शाखा के समस्त खर्चे जो है वह प्रधान कार्यालय द्वारा नकद या चेक से चुकाए जाते हैं। तीसरी बात है माल की बिक्री जो है शाखा के द्वारा प्रधान कार्यालय के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार की जाती है, उसी मूल्य पर की जाती है। नेक्स्ट है फुटकर व्यय, शाखा के खर्चों के लिए प्रधान कार्यालय के द्वारा अलग से रोकड़ भेजी जाती है। नेक्स्ट है फिर आपके कि शाखा द्वारा संपूर्ण विक्रय की राशि जो उसने कैश सेल्स की है या उसके देनदारों से, वैसे सामान्यतः उधार माल नहीं बेचती हैं लेकिन सीमित मात्रा में प्रधान कार्यालय की अनुमति से उससे निर्देश लेकर के ये शाखाएं उधार माल भी बेच सकती हैं। तो ये जो आश्रित शाखाएं हैं, इन आश्रित शाखाओं की एक विशेषता यह भी है कि ये शाखाएं जो है संपूर्ण नगद धनराशि एवं जो है देनदारों से प्राप्त वसूल की राशि को उसी दिन प्रधान कार्यालय के खाते में जमा करवा देते हैं। ठीक है, और इन शाखाओं को नगद उधार बेचने का इनका सीमित अधिकार है, सामान्यतः नगद बेचती हैं। ये शाखाएं आश्रित शाखाएं इनको इसलिए कहते हैं, अपने आप पूर्ण लेखा पुस्तकें कोई नहीं रखती लेकिन कुछ स्मरणार्थ पुस्तकें, मेमोरेंडम, बुक्स, रजिस्टर इत्यादि रखते हैं। कैश के संबंध में है, विक्रय पुस्तक है, यदि उधार माल बेचते हैं तो इस स्टॉक रजिस्टर है, इस तरह की कुछ चीज़ें रखती हैं। फिर बात आती है कि आश्रित शाखाओं की लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, आश्रित शाखाएं अपने आप कोई लेखे नहीं रखती हैं। कुछ स्मरणार्थ पुस्तकें कह सकते हैं, कुछ रजिस्टर कह सकते हैं, वो रखती हैं, लेकिन इनके संबंध में लेखे जो है प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में किए जाते हैं। और आश्रित शाखाओं के लेखे प्रधान कार्यालय में जो किए जाते हैं उसकी 4 विधियाँ आपके यहाँ पर दी गई हैं। पहली विधि शाखा देनदार पद्धति है। दूसरी विधि है जो है इसको हम अवास्तविक खाता विधि भी कहते हैं, शाखा देनदार पद्धति को। दूसरी विधि है स्टॉक एवं देनदार पद्धति। तीसरी है अंतिम खाता विधि या शाखा व्यक्तिगत खाता विधि। और चौथी विधि भी शाखा व्यक्तिगत खाता विधि की तरह से ही है, उसका एक नाम है थोक मूल्य विधि। इस तरीके से ये 4 विधियां हैं। आगे हम इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे एक एक करके। धन्यवाद।